रुको एक सेकेंड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। अरे तो इसमें तो फोर्स का लगा दो एक्सप्रेशन। मैम इसमें लेकिन ना मैंने थोड़ा मैम स्टडी किया तो उसमें टाइम निकालना, तो मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो साइन का ग्राफ है उसमें पहले एक ऐसा टाइम आ रखा हो जिसपे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है उसकी। ठीक है, सही बात है, मैं एक बार इसको भी कॉपी में सॉल्व करके फिर आपको भेजती हूँ बच्चा। ठीक है, करें फिर आज की ओके मैम। क्लास शुरू, थोड़े क्वेश्चंस वगैरह देखना शुरू करें। यस मैम। यस मैम, वेरी गुड। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से स्पीड पे चल रहा है, कैपेसिटेंस वाला पार्ट बचा है वो आपका नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। इसी के थोड़े से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ये बताओ इसको कैसे सॉल्व किया जाए। Calculate the electric field strength required to just support a water droplet of mass 10 raised to minus 7 kg having a charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. मैम जी इज इक्वल्स टू mg क्यूई। is equals to QE लगा देंगे। mg is equals to QE लगा देंगे। इस तरीके का कोई भी आपका क्वेश्चन है तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स लगेगी वो हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, वी नो दैट F will be equals to QE। ठीक है बेटा, तो इस सिचुएशन में चार्ज की वैल्यू हमें पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई ई हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ग्रेविटेशन की बात करो, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो mg की वैल्यू भी आप लोग लिख सकते हो। mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से 10 रेज टू माइनस 7 kg आपको गिवन है और मल्टीप्लाइड बाय 9.8 न्यूटन आपका mg की वैल्यू हो जाएगी। सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर g की वैल्यू है। सो सिंस वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ताकि हम इस ड्रॉप को सपोर्ट कर पाए, उसका मतलब यही है कि दोनों के दोनों आपके इक्वल हो जाने चाहिए, विच मींस mg मस्ट बी इक्वल्स टू q। सो व्हेन वी डू दिस, एक बार आप ये लोग इसको करके देखो, बताओ क्या एक्सप्रेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैम 6.25 into 10 की पावर 12 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 10 की पावर 10 आ रहा है। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, तो दोनों का अलग आ रहा है। तो mg की वैल्यू कितनी है, 9.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 7। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू 19 डिवाइडेड बाय 1.6। तो बेटा 10 रेज टू 10 तो नहीं आएगा, जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो यहाँ से तो आपके पास 10 रेज टू 12 का फैक्टर आ जाएगा और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 9.8 अपॉन 1.6 की वैल्यू आई थी मेरी नियरली 6.125। 6.25 नहीं आई थी, मैंने 10 लिया ना तो 6.25 आ रहा। हाँ तो 10 से 6.25 आएगी, इससे 6.125 आ जाएगी आपकी आंसर। एंड व्हेन वी डू दैट दिस विल कम आउट एज 10 रेज टू 12 न्यूटन पर कूलम। यस मैम यही है। क्लियर है। इस तरीके का कोई भी अजीबोगरीब क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि मैम इलेक्ट्रिक फील्ड था पता नहीं है कैसे सपोर्ट वाटर ड्रॉपलेट वगैरह का दे दिया। यस मैम। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम एक पहले भी सॉल्व कर चुके हैं बट वो क्वेश्चन में एक गड़बड़ हो गई थी, तो वैसे ही एक दूसरा क्वेश्चन और है वो मैं लेकर आई हूँ, वो भी देख लो। तो बेटा यहाँ पर अब आपको क्या गिवन है, यू आर गिवन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m एंड 3m सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस l। ठीक है, एक आपको मास गिवन है, ये आपको मास सपोज गिवन है 3m के बराबर, सपोज दिस मास इज 3m, सपोज दिस मास इज गिवन टू यू एज m, सपोज दिस मास इज गिवन टू यू एज m। आपको बोल रखा है कि इनका जो चार्ज है, एक पे आपका चार्ज है q और एक पे आपका चार्ज है माइनस q। ठीक है, एक पे आपको, दोनों पे आपको जो चार्जेस हैं वो भी आपके गिवन है and the distance between them is given to you as L. So this is forming a dipole only, but this dipole is of different masses. ठीक है, दोनों साइड पे डिफरेंट मासेस है। आपको याद है कि हमने ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें m और 2m हम लोगों ने लिया था। सेंटर ऑफ मास यस मैम। वेरी गुड, उसमें हमने सेंटर ऑफ मास गलत निकाला था। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें ये पता है कि दोनों पे फोर्स एक्ट करेगी, एक पे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, एक पे आपकी कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। राइट, अब हमने गलती क्या करी थी उस टाइम उस क्वेश्चन में कि मैंने आपको बोला था कि भाई ये L/2 के अराउंड ऑसिलेट करेगा, बट नो, दिस विल ऑसिलेट अबाउट अ पॉइंट व्हिच इज लाइंग एट इट्स सेंटर ऑफ मास। है ना, ये जरूर घूमेगा आपका, बट किस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, इट विल ऑसिलेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि आपको इसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी पड़ेगी। सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सप्रेशन होता है बेटा, m1r1 plus m2r2 upon r1 plus r2। वेरी गुड, m1r1 plus m2r2 upon r1 plus r2। तो लेट मी राइट इट एज दिस, लेट मी राइट 3m मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं जीरो मान लेती हूँ, इस वाले पॉइंट को मैंने जीरो मान लिया। ठीक है, तो 3m जो होगा दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ l फॉर मी। ठीक है, 3m जो है वो एक डिस्टेंस l पे, और ये जो m वाला मास है उसको मैं जीरो पे बोल सकती हूँ, एंड टोटल मास विल बी 3m प्लस m।
तो जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होगा मेरा m और m कैंसिल आउट हो जाएगा. आई विल गेट इट एज 3/4L. इज दिस ओके? यस मैम. एंड दिस पॉइंट विल लाई वेयर? 3m के पास होएगा, m के पास होएगा? 3m के पास. 3m के पास होएगा, क्योंकि 3m से छोटा डिस्टेंस होना चाहिए, तभी तो बैलेंस आउट होएगा ना मामला. सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, which implies that this distance will be a/4 and this remaining distance will be, sorry, not a/4, l/4, which implies that this distance will be l/4 and this remaining distance will be 3l/4. Is this okay? Yes, ma'am. मैम ये दोबारा बता दो आपने सेंटर ऑफ मास कैसे? सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं बताओ? मैम मैं तो सेक्शन फार्मूला से. सेक्शन फॉर्मूला से क्या यार, दोनों डांसर्स के बीच में अगर मैं इस वाले पॉइंट को ओरिजिन पे मान लूं, सो दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ l ना. यस मैम. दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ l फ्रॉम द ओरिजिन. सो दैट मींस सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सप्रेशन होता है? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 सो ऑन एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाय द टोटल मास डिस्क्रीट सिस्टम के लिए. तो बेटा यहाँ पर भी तो मैंने यही किया, ये मैंने 0 0 पे मान लिया. सो दिस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ l फ्रॉम 0 0. यस मैम. है ना बेटा? अब आ गया. तो मैंने क्या बोला कि 3m मल्टीप्लाइड बाय l कर दिया और इस वाले को मैंने 0 अज्यूम कर लिया कि ये तो मेरा 0 पे है. तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई. सो दिस डाइपोल will rotate about its center of mass. अगर दोनों का मास आपको इक्वल गिवन है तो ये l/2 पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा, बट अगर दोनों का मास आपको इक्वल नहीं गिवन है तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा और जो भी लेंथ आएगी सेंटर ऑफ मास से उसके हिसाब से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे कैलकुलेट करोगे. सो दिस डाइपोल विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. नाउ व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस केस? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं बच्चों? Ma'am, r1 square plus m r2 square. वेरी गुड. m1 r1 का होल स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर. तो वो निकाल लो, क्या आएगा? 3m इंटू l/4 का होल स्क्वायर. 3m इंटू l/4 का होल स्क्वायर प्लस यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? m इंटू 3l/4 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना क्या आएगी. इन दोनों को एक बार ऐड करो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या वैल्यू आ जाएगी इधर? मैम 3/4 ml स्क्वायर. 3/4 ml स्क्वायर आ गई. कैसे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखूंगी तो 3m l स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 9ml स्क्वायर प्लस 9ml स्क्वायर अपॉन 16. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? आगे चलूं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं. इतना कर लिया. ठीक है बेटा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या वैल्यू हो जाएगी? 12ml स्क्वायर अपॉन 16. मतलब this is telling me that moment of inertia is nothing but 3ml square upon 4. Is this okay कि हाँ मैम moment of inertia तो आ गया हमारे पास? Yes ma'am. ठीक है बेटा. अब हमें एक्सप्रेशन पता है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल का. कितनी टॉर्क एक्ट करती है डाइपोल पे? I into alpha. आई अल्फा तो करती है, बिल्कुल सही बोला. चलो आई अल्फा तो लिख देते हैं यहाँ पर. और हमने क्या एक्सप्रेशन सीखा है यहाँ पर टॉर्क का? P क्रॉस E. P क्रॉस E का एक्सप्रेशन देखा है, तो मतलब P साइन थीटा. यस मैम. है ना. यहाँ पर P को मैं क्या लिख सकती हूँ? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ लिख सकती हूँ ना. तो चार्ज आपका Q है, दोनों के बीच में लेंथ जो है वो L के बराबर है. सो आई कैन राइट दिस एज QEL साइन थीटा. राइट? इज दिस ओके? यस मैम. ठीक है बेटा. और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी एक्ट करती है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी आ जाएगा, वो बाद में हम देख लेंगे. तो यहाँ से बेटा आई अल्फा की एक तरीके से वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? QEL साइन थीटा के बराबर आ गई. एंड अगर मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करूं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते हो, तो हमारे पास साइन थीटा जो होता है दैट विल कम आउट टू बी नियरली इक्वल टू थीटा. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे मैं ये आई का एक्सप्रेशन प्लग इन कर दूंगी. अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? QEL अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाय थीटा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? अगर मैं एक्सप्रेशन आई का यहाँ पे प्लग इन कर दूं, क्या हो जाएगा ये? इक्वल टू मेरे पास 4QEL 4QE अपॉन 3m. 4QEL अपॉन 3ml स्क्वायर. ठीक है. तो ये ml स्क्वायर से ml स्क्वायर कट जाएगा. सो दैट टेल्स मी दैट अल्फा का एक्सप्रेशन मेरा कितना आ गया मेरे पास? 4QE अपॉन 3ml.
3 ml multiplied by theta. So this is equals to omega square, right? This should be equal to omega square, क्योंकि अल्फा जो होता है वो आपका SHM के केस में ओमेगा स्क्वायर थीटा आता है. So when we compare it with alpha is equals to omega square theta, तो हमारे पास एक तरीके से ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 QE अपॉन 3 ml. Is this okay? Yes, Yes, ma'am. ठीक है. इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत सिंपल हो जाएगा अगर यहाँ पे दोनों के दोनों मासेस आपके इक्वल गिवन हो, क्योंकि तब आपको सेंटर ऑफ मास नहीं निकालना. आपको पता है L/2 पे लाई करता है. उस सिचुएशन में हमारी यही गलती हो रही थी कि हमें m और 2m गिवन थे, बट हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास ले लिया L/2 पे कि हाँ L/2 पे तो रोटेशन होगी. तो वहां पे भी आपका बेटा रोटेशन L/3 और 2L/3 के हिसाब से होती है. तो यहाँ पर आप m और 2m करके भी सेम स्टेप्स फॉलो करके आंसर निकाल सकते हो. इज दिस ओके बच्चों? ये आपका अभी पिछले साल ही, अभी जो पिछले साल भी नहीं, अभी जो अप्रैल का जेई हुआ है उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है, m और 2m वाला. क्लियर है बेटा? यस Yes. yes, ma'am. ठीक है. अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ. इन सब क्वेश्चंस में ना आप देखोगे जितने भी क्वेश्चंस मैं आज लाई हूँ, क्वेश्चन सिंपल है, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देते हैं तो बच्चे वो लैंग्वेज को देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ऐसे ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी करो ताकि दिक्कत ना हो. कैसे निकालेंगे? क्या गिवन है? इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर. तो मैक्सिमम चार्ज हम कितना दे सकते हैं स्फीयर पे वो आपको बताना है. तो कैसे कैलकुलेट करूं इसको? मैम इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻⁶ तो k3/r² के इक्वल लिख देंगे. वेरी गुड. k3/r² के इक्वल रख तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी. वो निकालो q की वैल्यू कितनी आ रही है. बिल्कुल सही आपने बोला. आपको पता है कि स्फीयर की वजह से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होता है, kq/r² ही तो होता है. किसी बाहर के पॉइंट पे अगर देखो, सरफेस के पॉइंट पे देखो क्या फर्क पड़ रहा है, kq/r² ही तो आंसर आएगा, है ना बेटा. और आपको यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, डायमीटर भी गिवन है स्फीयर का. तो डायमीटर देख लेना कि डायमीटर गिवन है यहाँ पर, रेडियस निकाल लेना उसका, वरना गलत हो जाएगा एक्सप्रेशन. रेडियस हो जाएगा आपका डायमीटर का आधा, मतलब 2.5 मीटर. And B option. मैम बी ऑलराइट, ऑप्शन आ रहा है. वेरी गुड. बी ऑप्शन Yes, बिल्कुल ma'am, सही आ रहा है option B. बेटा. गुड जॉब. कैसे करना है? स्फीयर की वजह से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, E इज इक्वल्स टू kq/r², है ना. अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर. और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे डाल दूं k की वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय चार्ज तो हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 2.5 का स्क्वायर. So I will get the value of q as what? 3 × 10⁻⁶ into 2.5 का स्क्वायर आपका 2.25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁹. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो चार्ज की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? चार्ज विल बी नॉट नियरली, चार्ज की जो मेरे पास कैलकुलेशन करने पे वैल्यू आ रही थी, दैट वाज कमिंग आउट टू बी 2.0833 × 10⁻⁻³ मैम वहाँ पे 6.25 आएगा ना. कहाँ पे? मैम रेडियस का स्क्वायर करेंगे 2.5 25 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ 6.25. 625. Ma'am, 6.25. तो 2.25 अच्छा 15 का स्क्वायर होता है. ठीक है, 6.25 आ गया. ऑलराइट. तो जब अब यहाँ पे आंसर में देख सकते हो कि इतना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं हम अपने स्फीयर को. दिस इज द मैक्सिमम चार्ज व्हिच कैन बी गिवन टू द स्फीयर. तो यहाँ पर जो है इससे सबसे छोटा जो चार्ज है वो 2 × 10⁻³ कूलम का ही है. सो दिस विल बी योर राइट आंसर. इज दिस ओके? Yes, ma'am. ठीक है. इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो कुछ अजीब तो नहीं है? नो मैम. नहीं है. चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. हाउ विल वी डू दिस? A small particle of mass m and charge -q is placed at a point P on the axis of a uniformly charged ring and released. ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है हमारे पास. एक पार्टिकल को आपने ये पॉइंट P पे प्लेस कर दिया विच इज x डिस्टेंस अपार्ट. अगर आपको गिवन है दैट r इज मच ग्रेटर देन x, तो आपका जो पार्टिकल है वो ऑसिलेशन अंडरगो करेगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी है. ठीक है, यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? मैम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं. बिल्कुल सही. इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मतलब है कि हमारी ये रिंग है. अब यहाँ पर अगर मैं कोई पार्टिकल प्लेस कर रही हूँ तो पार्टिकल प्लेस करने का मतलब यही है कि उसके ऊपर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी रिंग के, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग का एक्सप्रेशन बताओ क्या होता है? kqx/x² + r² की पावर 3/2.
वेरी गुड. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग का एक्सप्रेशन एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट हमारे पास कितना आता है? क्या बोला बच्चे ने? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, है ना. और इसकी डायरेक्शन आपकी आई कैप रहती है, ठीक है, एक्स कैप के सेंस में रहती है. इसकी डायरेक्शन आपकी जो भी एक्स की डायरेक्शन होती है उसी हिसाब से ये आता है. तो अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं इसका, अगर आर की वैल्यू इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं और सिंपली लिख सकती हूँ, है ना. यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से आप ये आर स्क्वायर को कॉमन ले लो. मैम आर क्यूब रह जाएगा नीचे। हाँ, तो नीचे आपके पास आर क्यूब रहेगा और ब्रैकेट में बच जाएगा 1/x² प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/x² अपॉन आर स्क्वायर रेज टू 3/2. So now I can assume that this is nearly 0. x² plus r x² upon r² वाली टर्म तो बहुत ही छोटी है. तो यहाँ से मेरे पास E की एक वैल्यू आ गई, बड़ी अच्छी सी सिंपल सी वैल्यू आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आपकी बेटा k क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब है इफ r इज मच मच ग्रेटर देन x. ठीक है. तो ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है, अब इस पे आप फोर्स भी लगा सकते हो. फोर्स कितनी होएगी निकाल सकते हैं? फोर्स की क्या वैल्यू हो जाएगी? मैम के कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू इनटू एक्स अपॉन आर क्यूब. वेरी गुड. के माइनस भी आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज था ना, तो माइनस क्यू क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब. और इसकी वैल्यू मैं इक्वेट कर सकती हूँ एम नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के. ठीक है. आई कैन इक्वेट द वैल्यू ऑफ एम नॉट मल्टीप्लाइड बाय एम, लिख देते हैं, मास आपको एम गिवन है, तो आई कैन इक्वेट दिस वैल्यू टू एम नॉट एम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. फोर्स आपकी एम एक्सेलरेशन ही तो होती है. तो यहाँ से बेटा एक्सेलरेशन आ गई, यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई. एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू हो गई? माइनस के कैपिटल क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब एक्स. इज दिस ओके? Yes, ma'am. Yes, ठीक है. नाउ वी कैन कंपेयर इट विद द एसएचएम इक्वेशन. नाउ कंपेयरिंग इट विद a is equals to minus omega square x, we will get that omega square की आपकी वैल्यू आ जाएगी k क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब. और यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हो, क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ k क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब. यही सारे क्वेश्चंस बेटा आपके HCF में भरे पड़े हैं. ठीक है. अब इसकी जगह पे अगर मैं आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए बोलूं तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, yes, है ना. ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, 2 पाई अपॉन ओमेगा कर दो, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी. पाई बाय ओमेगा. वेरी गुड. वो तो कुछ भी वैल्यू अब आप निकाल सकते हो ना, मतलब उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है. इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, आपको कैसा भी क्वेश्चन अगर गिवन है तो उसमें आपको करना यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कि उस पर्टिकुलर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, उसकी वजह से क्या फोर्स लग रही है. एक बार आपके पास अगर फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया तो फोर्स का एक्सप्रेशन आते ही उससे आपने एक्सेलरेशन निकाल ली, और एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, उससे कंपेयर करके ओमेगा निकाल दिया. तो यहाँ पर अगर मैं इसको अब के को यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब. ठीक है. सो आई विल गेट द राइट आंसर एज दिस फर्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए. ठीक है. ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है. इस तरीके के भी क्वेश्चन बेटा आपके पूछे जाते हैं. इनको मतलब क्योंकि वही ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ये. इसकी जगह पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं जिसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑलरेडी पता होगा. ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन नहीं पता होगा. यू विल नो द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और आपको निकालना होगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है. क्लियर है बच्चों? कभी कभी ना, अच्छा इस वाले क्वेश्चन से मुझे याद आया, कभी कभी इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है आपके पास कि सपोज मेरे पास इस तरीके का मामला है, इसमें आधी रिंग आपको पॉजिटिवली चार्ज बोल देते हैं, आधी रिंग आपको नेगेटिवली चार्ज बोल देते हैं. तो ये कैसे करेंगे अब? मैम इस रिंग को ब्रेक कर लेंगे आर्क वाले में. हाँ आधा. भाई, आर्क वाला एक्सप्रेशन यूज कर लो, हमने पढ़ा हुआ है ना. पिछले टेस्ट में आया था. हाँ, ये पिछले Yes, टेस्ट में ma'am, आया आया था. तो था. कैसे किया था? ये पॉजिटिव की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में आया होगा, नेगेटिव की वजह से भी इसी डायरेक्शन में आएगा. और मैम लैम्डा आ गया था, फिर उसको क्यू की टर्म्स में लिख दिया. हाँ, तो बस मतलब इसको आपको क्या करना है, आर्क वाला फॉर्मूला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करना है. दोनों के दोनों आपके जो आर्क वाले फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और आपके पास अपना नेट फील्ड इसी डायरेक्शन में आ जाएगा. Yes. ठीक है. कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन जो होता है, ये तो मैंने आपको हेमिस्फीयर दिखाया, और मुश्किल करने के लिए पूरा का पूरा मैंने एक क्वेश्चन स्फीयर का भी देखा था. मतलब स्फीयर माने सर्कल का देखा था. तो उसमें आपको यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पर ऐसे नेगेटिव दे दिया, यहाँ पर ऐसे नेगेटिव दे दिया. तो इसमें क्या होगा, दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे, है ना. इसमें आपके जो 4 एक्सप्रेशन आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, उनका आप वेक्टर सम ले लेना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. मैम लेकिन इसमें आर्क वाला ले सकते हैं, इसमें सॉलिड एंगल लगाना पड़ेगा. नहीं, क्यों? आर्क वाले चारों की आर्क कंसिडर कर लो. मैम लेकिन ये तो स्फीयर है ना.
स्फीयर नहीं है, सर्कल है, सर्कल। फिर ठीक है मैम। स्फीयर नहीं है, सर्कल है। क्लियर है? तो इसमें आपका जो आर्क वाला एक्सप्रेशन है, हमने आर्क वाले एक्सप्रेशन के ढेर सारे केसेस करे ना, ऐसा यू वाला देखा था, ऐसा वाला देखा था, कुछ भी उसकी शेप बन जाएगी तो हमने वहां पे वही तो किया था, लाइन वाला जो होता है फॉर्मूला वो लगा दिया था। तो वैसे ही अगर आपको आर्क के साथ आर्क का दे देंगे तो उसमें भी तो आप फॉर्मूला लगा ही सकते हो। ठीक है, चलूं आगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो 2010 में पूछा भी गया था। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? A few electric field lines for a system of two charges Q1 मैम and Q2. फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ये बड़ा सिंपल है। देखना, सबसे पहले ना, जैसे इन क्वेश्चंस में आप क्या करा करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले देखा करो कि लाइंस कहां से कहां तक जा रही हैं, कहां से कहां तक जा रही हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो कि सबसे पहला पॉइंट तो यही है दैट लाइंस आर गोइंग अवे। ऑप्शन ए एंड डी। वेरी गुड, लाइंस आर गोइंग अवे फ्रॉम चार्ज Q1। तो चार्ज Q1 कौन से नेचर का होना चाहिए? पॉजिटिव। Very good. This implies that charge Q1 is positive. ठीक है, और ये जो चार्ज है Q2 की तरफ जा रही है। मैम दो फील्ड लाइंस की तो डायरेक्शन गलत हाँ, दी वो गलत दी हुई है Yes, ma'am. डायरेक्शन, वो आपको डायरेक्शन गलत दी हुई है। ठीक है बेटा, उसकी डायरेक्शन उल्टी अज्यूम कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड केस में अब आप देख सकते हो कि लाइंस आर गोइंग टुवर्ड्स Q2। लाइंस आर गोइंग टुवर्ड्स Q2। तो इसका मतलब यही है कि Q2 आपका नेगेटिव है, Q2 आपका नेगेटिव है। ठीक है, इतना समझ में आया हमको। अब एक मेजर चीज जो आप यहाँ से नोट कर सकते हो कि Q1 के पास नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है और Q2 के पास नंबर ऑफ लाइंस कम है ना? तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है, वेरी गुड, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी ग्रेटर देन Q2 का मैग्नीट्यूड। सो दैट मींस दैट पॉइंट 1 इज करेक्ट। ए वाला जो पार्ट है वो आपका सही है। अब बेटा क्योंकि आपके ऑपोजिटली चार्ज्ड ऑपोजिटली चार्ज्ड, क्या कहते हैं, ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, तो ऐसा भी एक पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, है ना? Yes, ऐसा ma'am. पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब क्या करो, अब यहाँ पे सपोज एक मेरा पॉजिटिव चार्ज रखा है, दिस इज माय पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज माय नेगेटिव चार्ज, दिस इज माय नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं फोर्स ड्रॉ करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे आएगी और इधर भी ऐसे आएगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे आएगी? नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पर भी ऐसी आएगी, और इस केस में आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। मतलब इन दोनों के ये जो इन दोनों वाले साइड्स के पॉइंट्स है, यहाँ पर कहीं पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना चाहिए। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है बेटा, और अब ये मैटर कहाँ करेगा कि कौन से पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे? वेयर विल वी नो दैट? मैम क्योंकि Q1 का चार्ज बड़ा है ना, तो उससे जितना डिस्टेंस पास हो वहां पे जीरो कम नहीं हो, मतलब जीरो नहीं हो सकती फील्ड। वेरी गुड। तो बेटा बिल्कुल सही बोला। इसने क्या बोला, बच्चे ने क्या बोला चीज, कि मैम ये वाला जो चार्ज है Q1, ये मेरा चार्ज काफी बड़ा है एज कंपेयर टू Q2। तो अगर इसके पास वाला मैं कोई पॉइंट देख रही हूँ, ये वाला सपोज मैं पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ, पॉइंट 1, तो बेटा यहाँ पर Q2 की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही कम है, और Q1 का तो चार्ज वैसे ही बड़ा है, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। तो ये वाले पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड पे Q1 के तो फील्ड कभी जीरो हो ही नहीं सकता, यस मैम। है ना बच्चा? और अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अब ये जो राइट हैंड साइड पे है Q2 के, तो यहाँ पर ये जो ब्लू वाला फील्ड है ये थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया है, तो जो इसका चार्ज बड़ा है उसका वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे बैलेंस आउट कर पाएंगे। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इसी तरीके से आप अपने उस वाली चीज को भी इवैल्यूएट करोगे कि भाई अगर आपको दो चार्जेस गिवन है, यू हैव टू डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जीरो हो रहा है, आप यही एनालिसिस लगाओगे उधर भी। ठीक है, कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है दैट इज एट अ पॉइंट विच इज क्लोजर टू द छोटे वाला चार्ज, क्योंकि बड़े वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होएगा ना, तभी तो छोटे वाले चार्ज की वजह से जीरो होएगा। इज दिस ओके? अगर दोनों इक्वल है तब ये दिक्कत नहीं होती, बट ठीक है, दोनों इक्वल तो क्या ही देखने हैं हमें। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? यस मैम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका आ रखा है, 2013 का क्वेश्चन है ये, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका डायग्राम बना के आपको हेल्प करती हूँ। दो आपको नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स गिवन है, जिसका रेडियस भी आपको गिवन है r and 2r, having uniform volume charge densities ρ1 and ρ2 respectively, and they are touching each other. So basically एक हमें ये स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस इज r, दूसरा हमें ये स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस इज 2r।
ठीक है, बोथ ऑफ दीज स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर एंड आपको गिवन है कि नेट इलेक्ट्रिक जिनके आपको चार्ज डेंसिटीज भी गिवन है, इसका आपको ρ1 गिवन है, इसका आपको ρ2 गिवन है। अब आपसे पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द स्फीयर्स इज 0। ठीक है, आप लोगों को गिवन है कि ये जो छोटा वाला स्फीयर है इससे एट अ डिस्टेंस 2r आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आया है, तो ρ1 अपॉन ρ2 की वैल्यू बता दो। ठीक है बेटा, अब यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि दो केसेस पॉसिबल है। एक आपका ये केस पॉसिबल है कि दिस डिस्टेंस इज 2r, है ना, और एक आपका ये केस पॉसिबल है दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2r। तो ये आपका मल्टीपल आंसर्स करेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि भाई अब इन दोनों पॉइंट्स पे मेरी ρ1 अपॉन ρ2 की क्या वैल्यू आ रही है। सो ट्राई टू कैलकुलेट इट, हाउ विल वी फाइंड दिस आउट? Try to determine the value. Let me say that this is A point. Let me say that this is B point. तो पहले A पे निकाल लो, फिर B पे निकाल लो। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, एक बार रिवाइज करना। ρr/3 3 epsilon naught. नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इफ R इज लेस देन R तो क्या एक्सप्रेशन आता है? Rho r by 3 epsilon naught. Rho R upon 3 epsilon naught. If R is greater than R, Rho into capital R cube upon 3 epsilon naught small r square. मतलब सिंपल आपका k क्यू अपॉन R स्क्वायर हो जाता है ना। तो रो इंटू, अगर यहाँ पे अब आप सारी की सारी वैल्यूज डाल दोगे तो रो इंटू कैपिटल R क्यूब के फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। क्या आता है? रो इंटू कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 epsilon naught small r square. ठीक है, 4 पाई और 4 पाई वाला जो फैक्टर है, जब आप क्यू की वैल्यू प्लग इन करोगे तो वो कट जाएगा। तो यहाँ से एक बार अब सब बच्चे ट्राई करेंगे इसकी आंसर निकालने की। नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। आज मेरा पावर पॉइंट चलना बंद हो गया, तो अब मैंने एक दूसरे इंसान को बुलाया उसको रिपेयर करने के लिए। तो आज आई एम यूजिंग अ डिफरेंट टूल। यहाँ पे मेरे सर्कल ज्यादा अच्छे बन रहे हैं। कैलकुलेट करो, सही ऑप्शन बताएंगे सब बच्चे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकाल लो, उसके अकॉर्डिंगली बताओ क्या सही ऑप्शन होना चाहिए। मैम -4. ऑल राइट, वेरी गुड। बाकी बच्चे ये बताओ क्या -4 आएगा? बेटा इसका मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर -4 आएगा नहीं। सोचो -4 क्यों नहीं आएगा? 4 आपने सही निकाला बट -4 नहीं आएगा। अगर मैं पॉइंट ए देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ρ1 विल बी समवॉट लाइक दिस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो ρ2 है उसकी वजह से ऐसा नहीं आएगा। तो दोनों की डायरेक्शन तो वैसे ही ऑपोजिट हो रही है ना। सो E1 मस्ट बी इक्वल्स टू E2 आएगा। तो दिस विल ओनली हैपन इफ बोथ ऑफ देम आर द सेम, है ना। दोनों की अगर हमारी चार्ज डेंसिटी सेम है तभी ऐसा होगा। तो लेट अस डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए 0 होने का क्या मतलब है। E1 मस्ट बी इक्वल्स टू E2, है ना। यार मैं दूसरा कलर से लिखती हूँ, ये कलर आपका गायब हो जाएगा। लेट मी जस्ट रिपीट दिस होल थिंग। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू 0। सो अभी मैंने क्या बताया कि बिकॉज ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, लेट मी से दैट दिस इज स्फीयर 1, लेट मी से दैट दिस इज स्फीयर 2। So because of the first sphere, electric field will be something like this, and because of the second sphere, electric field will be something like this, है ना।
तभी तो ये कैंसल आउट होएगा। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल अगर दोनों के दोनों आपके नेगेटिव है या दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव है, मतलब रो 1 एंड रो 2 जो है उनका नेचर सेम होना चाहिए। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है बच्चों, तो अब इस सिचुएशन में कैसे, अब ये कैसे हम लिखेंगे? सबसे पहले अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 के लिए ये जो पॉइंट है दिस इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, ये वाला पॉइंट बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो होगा वो KQ अपॉन R स्क्वायर का एक्सप्रेशन आप यूज करोगे, मतलब KQ अपॉन 2R का होल स्क्वायर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट से वो आपका 2R के बराबर है। अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लूँ रो के टर्म्स में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रो 1 R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R का होल स्क्वायर, मतलब 4R स्क्वायर। So this is telling me that what will be the value of E1 in this case? Rho R upon 12 epsilon naught. Rho 1 R upon 12 epsilon naught. Is this okay guys? Yes ma'am. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर भी है, नोट डाउन भी कर लिया, आगे चलूं? मैम स्क्रीन से +4 आ रहा है। हाँ वेरी गुड, +4 एकदम सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज +4, मतलब एक ऑप्शन +4 तो सही है ही। ठीक है बेटा, तो अब ऐसे ही आप E2 की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर E2 दिस इज एन इंटीरियर पॉइंट, फॉर E2 दिस इज एन इंटीरियर पॉइंट एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर, राइट, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर, बट दैट वोंट मैटर, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिंपली रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन। दूसरा वाला तो -32/25। हाँ, दूसरा वाला आपका नेगेटिव में आएगा, वहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नेगेटिव वाला ऑप्शन कोई सही है। यस ठीक है, तो E2 की वैल्यू कितनी है, रो 2R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सो इफ आई इक्वेट दीज टू, अगर मैं दोनों को इक्वेट कर देती हूँ, मेरे पास क्या है, रो 1R अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू रो 2R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बेटा सबसे पहली वैल्यू तो हमारे पास आ गई रो 1 अपॉन रो 2 की एज 4। तो एक ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। सो इन दिस केस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब सेकंड केस में अब आप कैसे निकालोगे, सेकंड केस में अब कैसे निकलेगा भाई? अब सेकंड केस तभी पॉसिबल है अगर दोनों की चार्ज डेंसिटीज ऑपोजिट नेचर की हो। Yes ma'am. यस राइट, सेकंड केस इज ओनली पॉसिबल इफ बोथ ऑफ देम आर हैविंग डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज। तो वहां पे ये वाली चीज अगर मैं अज्यूम कर देती हूँ तभी मेरे पास आंसर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन दोनों की वजह से मैं निकाल सकती हूँ, है ना। अगर इन दोनों का एक्सप्रेशन जो है वो मैं डायरेक्टली आपका ऐड कर देती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P की क्या वैल्यू हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे पॉइंट बी पे निकालना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, सो आई कैन राइट दैट E1 प्लस E2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0 नाउ, क्योंकि दोनों की आपकी डायरेक्शन सेम आएगी तभी ये वाली चीज पॉसिबल है। चलो डेंसिटीज भी जो होंगी वो हम देख लेंगे कैसे कैसे होनी चाहिए। तो अब ये इक्वल 0 कब होंगे, व्हेन विल दे बी इक्वल? इफ आई एम सेइंग बी पे इस वाले स्फीयर की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, है ना। फॉर बी पॉइंट बोथ ऑफ देम आर एट एक्सटर्नल वाला एरिया। तो रो 1 की वजह से E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस इज अगेन 2R, तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी इसके लिए, तो है ना, E1 की वैल्यू तो सेम ही आ जाएगी, रो 1R अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट प्लस अब इसकी वजह से क्या वैल्यू आएगी, दूसरे वाले की वजह से, रो 2 की वजह से, नाउ इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2R प्लस कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसके बीच में, 5R हो जाएगा, 5R हो जाएगा। कैसे, ये डिस्टेंस आपका 2R के बराबर है, फिर ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू R, सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू विल बी 5R। यस So if I'm calculating E2, what will the value be? Rho R cube upon 3 epsilon naught. Rho, इसका जो रेडियस है वो भी आपका कितना है, 5R 2R. इसका जो रेडियस है वो भी तो आपका 2R के बराबर है ना बेटा। Yes ma'am. डिस्टेंस ठीक है, अच्छा बच्चों मैंने यहाँ पे आई थिंक गलत एक्सप्रेशन लिख दिया है, दिस शुड बी रो इनटू स्मॉल r, है ना, ये कैपिटल R से कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। ठीक है बेटा, तो अब इसका जो रेडियस है वो भी आपका 2R के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर मेरे पास 2R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5R का स्क्वायर। मैम ऊपर क्यूब आएगा। क्यूब आएगा ऊपर, एक सेकेंड, ऊपर क्यूब आएगा और मैम 3 भी आएगा नीचे, यस मैम 3 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, यस मैम. ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट भी आ गया, R का क्यूब भी आ गया। तो अब अगर हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, तो रो 1R अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट
प्लस दिस थिंग रो 2 इंटू कितना हो जाएगा ये, रो 2 इंटू 8r क्यूब, 8r लिख देती हूँ, r स्क्वायर से एक r कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25/3 डिवाइडेड बाय 75 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो व्हेन वी विल फाइंड दिस आउट वी कैन सी दैट, अब यहाँ से भी r से r कैंसिल हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा है, तो रो 1/12 इज इक्वल्स टू माइनस रो 2 इंटू 8/75। ठीक है, तो हमें किसका एक्सप्रेशन निकालना है, रो 1/रो 2 निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 12 इंटू 8/75। 3 से इसको कट कर देंगे, अगर 3 से काट दोगे तो ऊपर 4 बचेगा, नीचे 25 बचेगा, है ना। तो रो 1/रो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ 32/25। मैम लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक ही चार्ज डेंसिटी की दो रेशियो कैसे आ सकती हैं? क्योंकि आपको यहाँ पे ये नहीं बोला ना कि 2r डिस्टेंस कहाँ पे है। अगर आपको बोल दे कि भाई अब आपके दो डिस्टेंस पॉसिबल है तो दो वैल्यूज आ सकती है ना। अगर आपको बोले कि 2r आपका फिक्स्ड है कि लेफ्ट साइड पे ही है, तो आपकी खाली एक ही तो वैल्यू आएगी। यस मैम, डिस्टेंसेस भी अलग अलग है ना। अगर आपको मैं पूछूं कि एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स बताओ, इस पॉइंट पे फोर्स बताओ, तो दो अलग अलग फोर्स आ जाएंगी ना, है ना बेटा। तो यहाँ पर आपकी सेम चार्ज डेंसिटी नहीं है, दो स्फीयर्स हैं, चार्ज डेंसिटी इनकी अलग अलग हो सकती है, दो अलग अलग पॉइंट पे मैंने बोला है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इन पॉइंट पे तो मुझे चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताओ। रो 1 और रो 2 इन दोनों केसेस में सेम नहीं आएगी आपके पास। ओके मैम, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो गए, ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये -32/25 इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो आई एम सॉल्विंग दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस विद यू गाइस, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि हमने जो सिंपल सिंपल चीजें पढ़ ली, सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज पढ़ लिए, उनसे भी थोड़े से इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। बस खाली ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इन क्वेश्चंस में क्या गड़बड़ होती है, बच्चा एक पॉइंट पे सॉल्व कराता है, एक आंसर मार्क कराएगा, दूसरा उसको दिखता ही नहीं। ठीक है, इन वाले क्वेश्चंस में वो गड़बड़ होती है। हाँ तो बेटा, मार्क्स मिलते हैं 4 नंबर? नहीं, अगर आपने मल्टीपल नहीं, अगर आपने मल्टीपल चॉइस नहीं नहीं, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ये जो क्या कहते हैं इसको, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होता है ना, ये एमएसक्यू, अगर आप एमएसक्यू सॉल्व कर रहे हो और आपने सारे के सारे जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो मार्क नहीं किए तो आपको नहीं मिलेगा मार्क, नेगेटिव मार्किंग हो रही है। मार्क्स मिलते हैं मैम मल्टी करेक्ट में। हम पार्शियल मार्किंग की कोई स्कीम होती है? आई डोंट थिंक सो, मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा था कि नहीं मिलते। मैम अगर दो सही हो तो एक करते तो मैम उस हिसाब से मिलते हैं मार्क्स। यार देखो, ये चीज के बारे में आई एम जेन्युइनली नॉट श्योर, क्योंकि मैंने कोई पेपर दिया था उसमें तो नहीं मिल रहे थे। तो अब मैं भी एक बार सर्च करती हूँ कि मिलते हैं नहीं मिलते, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलते। अगर आपने सारे सही ऑप्शंस मार्क नहीं किए तो यू गेट नो मार्क्स। तो ये चीज भी एक बार सर्च कर लेंगे। चलो अभी देखें इन जेई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये कौन से होते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। इन मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहा यार, आंसर ही नहीं आ रहा मेरे पास, कोई पूछता ही नहीं है ये क्वेश्चन। हम शायद 2016 के बाद से मिलते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी कर दिया। मैं वही बोल रही हूँ कि हमारे मतलब नहीं थे ये वाला। तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ ये वाली चीज। चलो ये पढ़ के मैं भी आपको क्लियर करके बताती हूँ कि मिलते हैं नहीं मिलते। ठीक है, अगर मिलते हैं तो चलो बढ़िया है कि मिल जाएंगे। हाँ लिखा तो है बेटा, शायद पार्शियल मिलने लग गए अब। यस मैम। यस मैम। एक सेकेंड, व्हाट अबाउट पार्शियल करेक्ट आंसर। हाँ, अगर एक भी करेक्ट, अगर आपने ए सी डी आंसर किया तो आपको 0 मिलेगी, क्योंकि अच्छा ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में ए और सी करेक्ट ऑप्शन है सपोज, सो इफ यू आर आंसरिंग ए सी एंड डी तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि आपने एक भी करेक्ट ऑप्शन मार्क नहीं किया। अगर आपने बी और डी आंसर कर दिया तब भी 0 मिलेगा, क्योंकि आपने कोई भी करेक्ट ऑप्शन मार्क नहीं किया। अगर आपने ए और डी भी मार्क किया तब भी आपको एक करेक्ट मिल रहा है, तो भी आपको पार्शियल मार्क्स मिल रहा है, क्योंकि आपकी एक करेक्ट चॉइस है। ये बढ़िया यार। यस मैम। बट ऐसा तो ऐसे नाइंसाफी नहीं होगी हम लोगों के साथ, हमारे के साथ तो ऐसा नहीं था। मैम तभी तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो हमसे। नहीं, हमारे साथ तो बड़ी नाइंसाफी हो गई कि अगर एक ऑप्शन भी सही आ गया तब भी नहीं मिलते थे। नहीं नहीं ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलूं आगे, अगले क्वेश्चन पे चले। यस मैम। समय बदला सोच बदली। हाँ समय बदला, कि किसी ऐसे तुम्हारे जैसे बच्चे ने प्रोटेस्ट किया हुआ कि सर एक क्वेश्चन तो सही है, सर एक ऑप्शन तो सही है, एक ऑप्शन के तो मार्क्स दो। उन्होंने भी बोला कि हाँ बच्चे सही बोल रहे हैं, एक ऑप्शन अगर सही कर रहे हैं तब भी हमें मार्क्स तो देने चाहिए। ठीक है चलो, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, फ्लक्स का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये बता दो, मतलब जस्ट थिंक ऑफ द अप्रोच।
ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये भी टेस्ट में आया था। ये भी टेस्ट में आया था, ये भी आपका 2011 का क्वेश्चन है। कैसे किया था टेस्ट में इसको? मैम गलत हो गया था। गलत हो गया था, स्किप कर कैसे दिया था करेंगे? इसे। स्किप कर दिया था, करेंगे कैसे मुझे ये बता दो, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। फ्लक्स हम कैसे लिखते हैं यार? ई डॉट एस लिखते हो ना? यस मैम। मतलब ई एस कॉस थीटा। ठीक है, Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट एक्स, मतलब मैग्नीट्यूड आपको गिवन है ई नॉट के बराबर, और जो आपको वैल्यू गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट इज गिवन टू यू एट मतलब एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब बेटा ये वाला जो आपका इस तरीके से ये रखा हुआ है मामला, ये इसका क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द एरिया वेक्टर इन दिस केस? मैम इसमें ये एक्स क्या था ना, क्वेश्चन में तो सिर्फ एक्स था। अरे तो एक्स कैप ही तो होगा, ई नॉट एक्स से चेंज थोड़ी हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मैम मतलब जो क्वेश्चन में था ना वो एक्स भी था जब पेपर में आया था मैम, वो नहीं, ऊपर तो कैप वो नहीं तो बनी होगी। नहीं, ऊपर कैप नहीं बनी होगी, वो मतलब एक्स कैप ही था, मतलब आइडियली दिस वाज एक्स कैप ओनली, फिर वही कंफ्यूज हो गए बच्चे। यस मैम, इसलिए समझ ही नहीं आएगी निकालेंगे। नहीं नहीं, ई नॉट एक्स कैप है ना, एक्स तो उसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ ये एस की आप मैग्नीट्यूड तो बता सकते हो, इसका कितना हो जाएगा इसका एरिया? भाई एक पैरेललोग्राम ही तो गिवन है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? ऐसे नहीं करते, कुछ परपेंडिकुलर निकालते हैं इसमें, उसके बाद उसका बेस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया आ जाता है। कैलकुलेट करके बताओ इसका एरिया कितना होगा? ट्राई टू फाइंड आउट। बच्चे ऐसे गायब हो गए बिल्कुल ही। चलो इसका और एक इजी तरीका बता देती हूँ। मैम ये एक्सिस भी तो उल्टे पुल्टे दिए हैं। इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, असल में ये 3D टाइप में आपका फिगर गिवन है, ये आपको गिवन है एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में आपको गिवन है। इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि इसका एरिया आपका उससे निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके, क्रॉस प्रोडक्ट करके एरिया निकाल सकते हैं, है ना? पी क्यू की क्या वैल्यू हो जाएगी इस केस में? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी क्यू वेक्टर? ए। पी क्यू की खाली ए वैल्यू आएगी, और ए अलोंग द वाई एक्सेस हो रहा है खाली यहाँ पर, यस मैम। यस राइट? मैम। अलोंग द वाई एक्सेस, तो पी क्यू ए की वैल्यू जे कितनी हो जाएगी? वेरी गुड, ए जे कैप। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू हो गई ए जे कैप के बराबर। अब कोई दूसरी साइड निकाल लो यार, रूट टू ए। क्यू आर निकाल लो, चलो क्यू आर निकाल लो, क्यू आर बताओ कितना आ जाएगा? मैम मैग्नीट्यूड वाइज रूट टू ए आ रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज रूट टू ए कैसे आया? डिस्टेंस फॉर्मूला से। पी क्यू मतलब क्यू आर की वैल्यू बता रहे हो ना? यस मैम। तो अब एरिया निकल गया इसका, रूट टू इंटू ए स्क्वायर एरिया आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप एंगल निकालोगे ना, तो इसका जो एंगल है वो भी 45 डिग्री आएगा इससे। तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो, ये एक दूसरा तरीका भी मैं बता रही हूँ। क्यू आर की मुझे वैल्यू बता दो, वेक्टर फॉर्म में कितनी हो जाएगी? मैम रूट टू ए। क्यू आर की रूट टू ए थोड़ी आएगी। क्यू आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? ए माइनस जीरो तो ए आई कैप, ए माइनस ए तो वाई कैप वाली टर्म आएगी नहीं, ए माइनस जीरो ए के कैप। तो अब अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर निकालना है तो पी क्यू क्रॉस क्यू आर करके निकाल सकते हैं। यस मैम। यस तो उस मैम। तरीके से भी कर सकते हो। देन यू कैन फाइंड आउट द एरिया वेक्टर बाय कंसिडरिंग पी क्यू क्रॉस क्यू आर। एक बार इसकी वैल्यू निकाल के बताना क्या आएगा आंसर। एक बार जस्ट कैलकुलेट दिस क्विकली, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस? पी क्यू क्रॉस क्यू आर कितना आता है?
जे के साथ आई करोगे तो क्या आएगा, माइनस के। जैसे गुम हो गए यार बच्चे, सही में समझ नहीं आया तो फिर से समझा देती हूँ। मैम माइनस ए स्क्वायर के कैप प्लस ए स्क्वायर आई कैप। वेरी गुड। अगर हम ये वाली चीज यूज करेंगे तो ए का मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, जे से अगर आप आई को करोगे तो आपके पास नेगेटिव के कैप आएगा, सो यू विल गेट माइनस ए स्क्वायर के कैप, एंड इफ आई एम डूइंग जे विद के आई विल गेट आई कैप, तो माइनस ए स्क्वायर के कैप प्लस ए स्क्वायर आई कैप। इज दिस ओके? यस मैम। यहाँ से मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा, अगर मैं अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो डॉट प्रोडक्ट लेके क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ई और एस का डॉट प्रोडक्ट लो ना, ई की वैल्यू आपको ई नॉट आई कैप गिवन है, ई नॉट इंटू ए स्क्वायर आई, ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, के कैप वाली टर्म तो आएगी ही नहीं, तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। नहीं समझ में आया? समझ में आया ये बताओ। मैम दोबारा बता। नो मैम। नहीं समझ में आया, एक पेज ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला मेथड है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहला मेथड है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करने का क्या मतलब है, आपको गिवन है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट आई कैप, ये क्लियर है? yes. अब आपको जो ये आपका ये इस तरीके का पैरेललोग्राम गिवन है कॉम्प्लिकेटेड सा, इसको मैं पी क्यू आर एस इमेजिन कर रही हूँ। आई एम इमेजिनिंग दिस एज पी क्यू आर एस, यू आर गिवन ऑल द पॉइंट्स एज वेल, दिस इज गिवन टू यू एज 0,0,0, दिस पॉइंट इज गिवन टू यू एज 0,a,0, आर वाला पॉइंट आपको गिवन है ए, और एस वाला जो पॉइंट है वो आपको गिवन है a,0,a। ठीक है बेटा, तो मैं क्या बोल रही हूँ, पीक्यू की आप वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हो, ये तो बच्चों को डायरेक्टली दिख रहा है। वेक्टर कैसे निकालते हैं यार, z2 माइनस z1 x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। यस मैम। तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो डायरेक्टली a j कैप आ जाएगा वेक्टर। यस मैम। और वैसे ही अगर आप क्यू आर का निकालते हो, क्यू से लेकर आर तक अगर मैं कोई वेक्टर बना रही हूँ तो क्या आ जाएगा उसका आंसर, ये a से a में से 0 माइनस करोगे तो a आई कैप आएगा, ये a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे, a में से 0 माइनस करेंगे तो a k कैप आएगा। इज दिस ओके? Yes, ma'am. यस मैम। नाउ एरिया वेक्टर विल बी नथिंग बट pq मल्टीप्लाइड बाय qr, pq क्रॉस qr। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेती हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर j क्रॉस i प्लस a स्क्वायर j क्रॉस k। तो j क्रॉस i आपका माइनस k होता है, यस मैम। j क्रॉस k आपका प्लस i होता है, तो ये आ गया एरिया वेक्टर। ठीक है, सो नाउ वी कैन कैलकुलेट, नाउ यू गाइस कैन कैलकुलेट e डॉट a। तो जब e डॉट a लोगे तो खाली आई कैप वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी, e नॉट a स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इज दिस ओके? सबसे पहले ये वाला स्टेप समझ में आया? यस मैम, क्लियर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। द सेकंड मेथड इज फाइंडिंग द एरिया। सेकंड मेथड इज फाइंडिंग द एरिया। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू अस एज E नॉट आई कैप एंड दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन इज गिवन टू यू। तो ये पॉइंट है 0,0,0, दिस इज 0,a,0 एंड दिस इज a,a,a एंड ये वाला फाइनल पॉइंट कितना गिवन था, a,0,a। ये गिवन है, तो ये वाली एक साइड तो मैं बहुत आराम से निकाल सकती हूँ। दिस इज टेलिंग मी दैट साइड PQ इज इक्वल्स टू a यस मैम। Yes, ma'am. and we can find side QR by using distance formula। distance formula क्या बोलता है आपका कि कितना हो जाएगा इसका, मैम √2a आ जाएगा। √2 आ जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अगर यहां से ये निकालोगे तो आपके पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, तो a इंटू √2 आ गई साइड। यस मैम। ये चीज क्लियर है? यस यस मैम। ठीक है बेटा, अब अगर आप इसको इमेजिन करो ना तो यहां से भी आप देख सकते हो कि दिस इज बेसिकली इन द YZ प्लेन लुकिंग समथिंग लाइक दिस।
ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये आपका YZ प्लेन में लाई कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर आपका एरिया वेक्टर बनाऊंगी, सो दैट विल बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस, विद द वाई एक्सिस, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ ये 45 डिग्री ऑफ एंगल में रहेगा। मैम ये वाला पॉइंट दोबारा बता। 45 डिग्री वाला, यस मैम। और मैम ये YZ प्लेन में है ना, तो कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है। YZ प्लेन में तो कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरीके से बाहर आता हुआ होगा। ये देखो, ये आपका ये एंगल है इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे बाहर आ रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, दोनों के बीच में जब आप एंगल बनाओगे, सो इट विल बी एट अ 45 डिग्री एंगल, दोनों के बिल्कुल बीच में बनेगा मामला। All right, so when we are plotting the angle in this case, I will get theta as 45 degrees. तो अगर थीटा 45 डिग्री हम प्लग इन कर देंगे तब भी हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई ए कॉस थीटा, मतलब ई नॉट, ए कितना है हमारा, एरिया कितना है, ए स्क्वायर रूट टू, कॉस थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, कॉस 45, तो यहाँ से भी रूट टू कैंसिल हो जाएगा, फ्लक्स विल अगेन बी इक्वल टू ई नॉट ई स्क्वायर। तो इसको दोनों तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका थोड़ा सा ज्यादा सिंपल है क्योंकि उसमें क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना आता है। सेकंड तरीके में डिफरेंस, दिक्कत यही होगी कि आपको थीटा वाली चीज समझने में दिक्कत हो सकती है, तो ट्राई कर लो। अगर फर्स्ट तरीके से हो जाए तो फर्स्ट तरीका ज्यादा सिंपल है, दोनों का आपने एरिया वेक्टर जो है वो निकाल लिया। ये किसी भी सिचुएशन में आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे तो चलो सिमेट्रिक आपको गिवन था, अगर आपको सिमेट्रिक नहीं गिवन तो आप थीटा की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, है ना बेटा। हम स्लोप निकाल के नहीं निकाल सकते। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। All right, can you guys see me, can you guys hear me now? Yes ma'am. यस मैम। issue with my internet, तो I have joined with my phone अभी। ठीक है, अभी समझ में आया बेटा। That is what I'm saying is that it is very easy for you guys कि आप वो जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड है वो फॉलो करो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड में अगर आपको कोई सिमेट्रिक सरफेस नहीं गिवन ना, जैसे यहाँ पे तो चलो थीटा आपका 45 था, अगर मैं आपको किसी और तरीके का पैरेललोग्राम दे दूं तो क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से आप बहुत सिंपली एरिया वेक्टर निकाल पाओगे। यस मैम। और अगर 3 मतलब ठीक है बेटा, इस केस में तो चलो हम स्लोप से निकाल सकते हैं, स्लोप से कैसे निकालोगे, लाइन का स्लोप निकाल के। वैसे कर लो, but that will be so long, right? You'll find out the slope of the line, you'll find out its inclination, then you'll see कि हाँ उसका 90 डिग्री किस तरीके से बन रहा है। इस तरीके की फिगर को ना इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है तीनों जब आपका coordinates YZ प्लेन में होंगे तो मामला आ slope जाता है। निकालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ मतलब कोऑर्डिनेट्स में तभी मैं बोल रही हूँ, मतलब स्लोप कैसे निकालना, मतलब ये निकालना मुश्किल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो सब बच्चों को डिफिकल्टी होती है वो ये थीटा वाली चीज इमेजिन करने में होती है, इसलिए मैं आपको दो तरीके बता देती हूँ, एक आपको क्रॉस प्रोडक्ट का बता दिया, एक आपको ये वाला बता दिया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको एंगल दिख रहा है सीधा सीधा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में क्या बन रहा है, तो ये वाला मेथड ईजियर है। अगर नहीं दिख रहा तो वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड ज्यादा अच्छा है कि क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, क्रॉस प्रोडक्ट वाली चीज यूज करो। ठीक है बच्चों, मैं एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। बेटा प्रणव आवाज नहीं आ रही, आगे चलूं अगले क्वेश्चन पे, पहले स्लाइड दिखा दो एक बार। पिछले वाली स्लाइड दिखा दूं, अच्छा ठीक है देख लो, ये लो। मतलब मेरे को ये वाला तरीका, अगर मैं जैसे आप लोगों की जगह होती तो आई वुड हैव प्रेफर्ड दिस वे, बिकॉज यूजिंग, इफ यू रिमेंबर दिस वे, इफ यू नो हाउ टू यूज दिस वे, यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनीथिंग। आपके पास स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, कोई भी चीज आप क्रॉस प्रोडक्ट से उसका एरिया निकाल सकते हो। ट्राइंगल है तो आधा कर लेना, एरिया आपका आ जाएगा।
मैम हो गया। हो गया, चलूं आगे? यस मैम। Very good. Let us solve one more question. This question is from your favorite part, concentric shells. तो देखना इसको कैसे करेंगे। 3 concentric metal shells of radii r, 2r and 3r are given charges q1, q2 and q3. ये तो बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है दूसरा बनाते हैं। डायग्राम बना लो यार, 3 concentric shell बढ़िया से कॉपी में बना लो। एक ये ऐसा है, इसका रेडियस आपको r गिवन है। एक ये आपको दूसरा शेल गिवन है जिसका रेडियस आपको गिवन है 2r के बराबर। एक ये आपको तीसरा शेल गिवन है, another shell is also given to you, जो बहुत ही वाहियात लग रहा है, ठीक है। another shell is also given to you जिसका जो रेडियस है वो आपको 3r गिवन है। अब बोला क्या है कि तीनों शेल्स पे आपने कुछ q1, q2 और q3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑप्शन सी है इसका आंसर। ऑप्शन सी है यस इसका मैम, मेरा आंसर? भी सी नहीं, आ रहा है। ऑप्शन सी तो नहीं है बेटा, ऑप्शन सी नहीं है। कैसे किया एक बार ये देखते हैं अभी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल रख दी वॉल्यूम के साथ। हाँ कैसे करी वही तो मैं पूछ रही हूँ। जैसे अब यहाँ पर आपको गिवन है Q1, इस पे आपने Q1 कर दिया, इस पे आपने Q3 कर दिया, इस पे आपने Q2 कर दिया। अब क्या करें इस सिचुएशन में? आपको बोला है कि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस और शेल पे जो है, तीनों के तीनों की आउटर सरफेस शेल पे इक्वल है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले शेल के लिए बताना क्या एक्सप्रेशन आएगा फॉर द फर्स्ट शेल। फॉर द फर्स्ट शेल Q1 की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी? सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। यस मैम। ठीक है, फर्स्ट शेल का तो मामला क्लियर है कि मैम सिग्मा इज इक्वल्स टू 4 पाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा लिख लेना। अब सेकंड शेल पे आओ। सेकंड शेल के केस में क्या करूं? मैम इसमें मैम इंडक्शन वाला भी यूज होगा क्या कॉन्सेप्ट? मैम Q2 प्लस Q1 हो जाएगा। राइट, वेरी गुड। अब बेटा यहाँ पर इंडक्शन भी तो होएगा ना, लेकिन इंडक्शन होएगा नहीं होएगा? होगा मैम। यस तो उसका भी तो कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना। और मैम आउटर सरफेस पे पूछा है तब तो होगा ही। ठीक है, अब वो इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके निकालना। Try to find out using the induction concept. मैम ऑप्शन बी 1 3। ऑप्शन बी सही आ रहा है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी निकालो। यस मैम, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब Q2 की क्या वैल्यू लिखूं? मैम सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। मैम पहले वाली टर्म में मैम पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यों? क्योंकि उसका रेडियस 2 आ रहा है ना। ठीक है, चलो तो एक तो मेरे पास आ गई सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। यस मैम। और दूसरी टर्म कितनी आ जाएगी? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। 4 पाई आर स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या लेंगे? नेगेटिव। माइनस। पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? मैम Q1 प्लस Q2 है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। राइट, अगर इधर जाएगा तो नेगेटिव आपका कंसिडर होएगा। तो यहाँ पर हम इसका 4 पाई कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा लेंगे। तो इसकी जब आप वैल्यू निकालो कि ये हो जाएगी आपके पास 12 पाई सिग्मा आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट वाले पे कितना आएगा? थर्ड शेल पे, ऑन द थर्ड शेल व्हाट विल आई गेट? मैम 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 5 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। अब थर्ड शेल की अगर मैं बात करती हूँ, थर्ड शेल का बारे में अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले Q3 का एक एक्सप्रेशन तो आ जाएगा बिकॉज इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय कुछ आ जाएगा ना, रो इंटू 3r का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई। ठीक है, और इसमें से अब माइनस कितना होगा? मेरी स्क्रीन पॉज है क्या? एक सेकेंड, अभी विजिबल है बच्चों? 12 सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस। वेरी गुड। अब यहाँ पे आपका नेगेटिव में आ जाएगा कितना? 12 सिग्मा पाई आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन। सो हियर यू आर गेटिंग 12 सिग्मा, क्योंकि जो इस पे अब चार्ज आएगा सेकंड शेल पे वो इस पे चार्ज इंड्यूस करेगा, है ना। तो 12 नहीं आएगा, 16 आएगा इस केस में बेटा। अगर हम चार्ज इंडक्शन की बात करते हैं तो इसकी वजह से तो Q2 आ जाएगा,
फिर यहाँ पर जब सबसे आउटर मोस्ट शेल पे बात करोगे तब तो वो 16 पाई सिग्मा आर स्क्वायर रह जाएगा ना बेटा, राइट? यस तो अगर यहाँ पे हम वो वाली वैल्यू प्लग इन करेंगे तब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा? इसका एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा 16 पाई सिग्मा आर स्क्वायर. सो व्हेन वी फाइंड आउट द एक्सप्रेशन इन दिस केस, यहाँ पे 36 है, यहाँ पर 16 है, ये आ जाएगा आपके पास 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर. ठीक है, तो तीनों का अगर आप रेशियो लोगे देन यू कैन फाइंड आउट द रेशियो Q1 Q2 Q3 का. आपके पास 1:3:5 रेशियो आ जाएगा. यस मम्मी मैम. 16 पाया सिग्मा क्यों आया? बेटा क्योंकि जो इंड्यूस चार्ज होएगा यहाँ पर उसकी वजह से 16 पाई आर सिग्मा आएगा. वो जो ये 2r वाला शेल है ना उसकी वजह से आएगा, है ना. अब Q2 वाला जो पार्ट है वो आपका करेगा ना इंड्यूस चार्ज यहाँ पर, यस मैम. है ना बेटा. उसकी वजह से 16 पाई वाला एक्सप्रेशन है ना. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन इज 1:3:5 इज द राइट ऑप्शन विच इज करेक्ट. इज दिस ओके? चलूं आगे? यस मैम. यस मैम. मैम ठीक पता है. नहीं कि क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कैसे किया था. हाँ कुछ नहीं होता, क्वेश्चन कर लो, मुझे एक्सप्लेन मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैम आंसर निकालना होता है ना तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं फिर आ जाते देखो हैं. मैं वही बोल रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम आंसर निकाल पा रहे हो अच्छे से. एक्सप्लेन नहीं, ठीक है, कभी कभी बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आंसर भी निकाल पा रहे हो तो दैट इज ऑल्सो गुड. मैम ऑलराइट, सेम ही होता है जैसे आप बताते हो वही अप्रोच होती है बट लिखते अप्रोच तो सेम ही रहेगी. अप्रोच कहाँ से डिफरेंट ले आओगे? मैम आप Yes, कितना उतना पूरा सॉल्व नहीं करते ना इसलिए. हाँ वो तो ठीक है. देखो वही तो, अभी ये जेई के पेपर में उतना सॉल्व ना करो तो चल जाएगा. अपने सीबीएसई का जब पेपर हो तो सॉल्व करके देते आना. ठीक है, वहां पे तो अच्छे से स्टेप्स वगैरह सब कुछ लिखना. अब इसका बता दो कैसे सॉल्व करेंगे. हाउ विल वी सॉल्व दिस? सॉल्व भी करके बता दो सब बच्चे. ठीक है यार, इसका ना एक और तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़े आसान तरीके से. ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी बता दूं एक बार. ये वाला कुछ बच्चों के लिए ना इमेजिन करना मुश्किल होएगा. एक बार एक और आसान तरीका देख लो इधर. बता दूं? सुन रहे हैं बच्चे, नहीं सुन रहे? तो आई क्या आ गया है, वो वाला तरीका भी देख लो, उससे आप और अच्छे से ना इमेजिन कर पाओगे. अब इनर वाला आपको आर गिवन है, इस पे आपको चार्ज गिवन है Q1, इस पे Q2, इस पे Q3. ये वाला वो तरीका है जो हमने सीखा है. वो वाला जो तरीका है वो फॉर्मूला बेस्ड तरीका है. Q1 Q2 Q3 आपको गिवन है. तो ये Q1 की वजह से इनर शेल पे -Q1 चार्ज आ जाएगा, आउटर शेल पे +Q1 चार्ज आ जाएगा. इज दिस ओके? यस मैम. यस मैम. है ना. हाँ, यही वाले तरीके से किया है. इसका और अच्छे से समझ लो, उसमें आपको इतना फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा. अब अंदर वाली साइड पे कितना आ जाएगा? -Q1 -Q2 चार्ज. तो बाहर वाले पे इसकी वजह से Q1 और Q2 की वजह से आ जाएगा. यस मैम. ठीक है, ये भी क्लियर है. अब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की इक्वल गिवन है. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होने का क्या मतलब है? Q1/4 पाई कैपिटल R का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू Q1 + Q2/4 पाई 2R का होल स्क्वायर. यस मैम. यस ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करो यार इसको. मतलब मुझे ये तरीका ज्यादा आसान लग रहा है, वो पिछले वाला अच्छा नहीं लगा मेरे को, खुद सॉल्व करके अच्छा नहीं लगा. तो ये कितना आ जाएगा? ऐसे किया है. यस मैम. है तभी ना? तो बोलते हैं Q1 + वही मैं Q2. बोल रही हूँ, वो पिछला वाला तरीका अच्छा नहीं है. तो यहाँ से अगर मैं लिखती हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 4R का होल स्क्वायर तो डिवाइडेड बाय 4. सो दिस विल गिव मी 4Q1 इज इक्वल्स टू Q1 + Q2. मतलब क्या हो गया इसका? Q2 मतलब is क्या हुआ? equals to 3Q1. 3Q1. इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको. यस यस मैम. ठीक है. अब लास्ट, यार फिर से दिक्कत आई क्या? नहीं ठीक है, चल रहा है सही अभी इंटरनेट. अब लास्ट वाले केस में अब आप क्या लिख सकते हो? दैट Q1 + Q2 + Q3. So this tells me that Q1/4 pi R square must be equals to Q1 + Q2 + Q3 divided by, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 pi into 2R की जगह यहाँ पे आ जाएगा 3R का होल स्क्वायर. आ जाएगा. यस मैम.
ठीक है, तो यहां से जब आप निकालोगे बेटा तो इसमें आपके पास आ जाएगा 9Q1। यहाँ पे यू विल गेट 9Q1 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। तो इधर अगर मैं डाल दूं एक्सप्रेशन, तो Q3 का एक्सप्रेशन Q1 के टर्म्स में बताना क्या आएगा? 5Q1। 5Q1 आ जाएगा, क्योंकि Q2 की वैल्यू आपकी 3Q1 है, ये आपका 4Q1 हो जाएगा। यहां से आप माइनस करोगे तो वी विल गेट Q3 एज 5Q1। तो अब ले सकते हैं तीनों का रेशियो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सो नाउ अगेन इफ यू टेक द रेशियो ऑफ एवरीथिंग, तो आपके पास आ जाएगा रेशियो Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 का रेशियो जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना? Q1 इज 1, Q2 इज 3Q1 और Q3 इज 5Q1। सो दिस इज अ बेटर वे। ये जो दूसरा वाला तरीका है ना, ये इमेजिन करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस वाले तरीके को रहने दो, इसको रहने देते हैं, इसको रहने ही दो, क्योंकि वो वाला तरीका आपके लिए इजी है। मैंने भी इसको सॉल्व किया, मैंने पेपर में ना कॉपी में अपनी इस तरीके से सॉल्व कर रखा है, तो मैंने बोला इससे लेकिन बच्चों को समझ नहीं आएगा, ये वाला तरीका ज्यादा सिंपल है। अभी समझ में आया जिन बच्चों को डाउट्स थे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी ये वाला तरीका अच्छा है, इससे सॉल्व करने की कोशिश भी करो। तो आपको खाली ये इंड्यूस चार्ज वाली चीज याद रखनी है और कुछ आपको याद नहीं रखना। चलो अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। बहुत सिंपल है यार, डाइपोल की वजह से क्या एक्सप्रेशन आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। डाइपोल की वजह से हमने देखा है कि इक्वेटोरियल पे तो कोई एक्सप्रेशन आता ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो कुछ होता ही नहीं पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पोटेंशियल, और एक्सियल पॉइंट पे होता है, खाली एक्सियल पॉइंट पे आता है आपका। वेरी गुड। तो आप लोगों ने देखा है कि पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी आती है? के पी अपॉन आर स्क्वायर, एंड इसका आर कैप है ना। तो इसकी जो आपने वैल्यू है, वैल्यू जो होती है पोटेंशियल की, वो कितनी लिखी थी? के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना बेटा। तो यहाँ पर आपका जो P है उसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 4r स्क्वायर अपॉन k cos थीटा, सॉरी VR स्क्वायर अपॉन k cos थीटा। पोटेंशियल की इस केस में आपको वैल्यू गिवन है भाई 2 × 10⁻⁵। r की वैल्यू आपको, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 0.1 मीटर का डिस्टेंस आपको लेना है, तो ले लो 0.1 मीटर का डिस्टेंस, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा मैम। ठीक है, यू एंड डिवाइड दिस बाय k, आपको हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। एंड फाइनल cos थीटा कितना है? cos 30 कितना होता है? √3/2। है तो ये थोड़ा सा by कैलकुलेशन बेस्ड है, √3 की वैल्यू भी प्लग इन करनी पड़ेगी इधर। मेरे पास फॉर्चुनेटली कैलकुलेटर था, मैंने इसका एक्सप्रेशन निकाल दिया था, मेरा आया था 2.57 × 10⁻⁻17 कूलम मीटर। ठीक है, तो एक बार सब लोग निकाल के वेरीफाई कर लेना कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। मैम फिर 3 × 10⁻⁴ के गिवन है। एक सेकेंड, पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है ना, रुको। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम वेयर पोटेंशियल एट अ पॉइंट, वेयर पोटेंशियल, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। वेयर पोटेंशियल, एक सेकेंड बेटा, यही है, इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, बट लेट मी चेक द क्वेश्चन। पोटेंशियल की जो वैल्यू थी डायरेक्टली, वो आपको 2 × 10⁻⁻5 गिवन है एट अ पॉइंट P। ओके, दिस इज स्ट्रेंज, आई विल चेक दिस क्वेश्चन, बट आई थिंक यहाँ पर आपको पोटेंशियल की जो वैल्यू थी वो आपको 2 × 10⁻⁻5 वोल्ट्स गिवन थी, एंड यू आर गिवन R as 0.1। और मैम ठीक ये है, डाइपोल के बाद क्या गिवन है? मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है, ये वाली चीज रहने दो, 3 × 10⁻⁴ वाली चीज रहने दो, ये कुछ नहीं है। वेयर पोटेंशियल दिस एट अ पॉइंट 0.1 मीटर फ्रॉम द डाइपोल, ये आपको गिवन है, सो यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू। तो ये आपके पास ऑप्शन इसमें सही आ रहा है, ऑप्शन ए। आई डोंट नो व्हाई दिस वैल्यू इज गिवन, दिस इज नॉट ट्रू। यस मैम, आ गई है वैल्यू, थोड़ा ठीक है, ये सॉल्व। वाला कुछ एरर है इसके अंदर, so we have to consider the value of the potential as 2 × 10⁻⁻5 and the point as 0.1 meter। ठीक है, चलूं आगे। यस यस ठीक है, तो ऐसे एरर्स भी होते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन मैंने अच्छी खासी बुक का उठाया था, बट ठीक है। ये वाला बताना कैसे करेंगे, इसको करके बताओ। पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट आपको गिवन है x इज इक्वल्स टू 4 माइक्रो मीटर। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप भी थक गए होंगे।
तो ना मैं इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस मेरी ये स्लाइड में एडेड है, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भेज दूंगी ताकि आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करके वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो काफी अच्छे हैं उसमें, वो वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करना। मैम ऑप्शन सी। ऑलराइट, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताओ, मेरा ऑप्शन सी नहीं आ रहा वैसे, एक बार चेक भी कर लो। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे यार? पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है? E इज माइनस dv अपॉन dx, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं दोबारा देख लो, 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर -1, ये है मेरे पास एक्सप्रेशन। मतलब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। दिस इज माय पोटेंशियल। ठीक है बेटा, सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस, सबसे पहले पावर रूल लगा लो, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगी, एक आपके पास नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेज टू -2। सो आई विल डिवाइड दिस बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब अंदर चले जाओ इसके ब्रैकेट के, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को जब करोगे डिफरेंशिएट तो 2x आएगा। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आ रही है? 40x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इज दिस ओके? यस मैम, ये आ ठीक गया। है, वेरी गुड। सो नाउ यू कैन प्लग इन द वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोमीटर। तो बेटा आप एक बार ऑप्शंस देखो, आपको ना ऑप्शंस माइक्रोमीटर में ही गिवन है, वोल्ट पर माइक्रोमीटर, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है 10⁻⁻⁶ में, इसको 4 ही रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, अब 4 का स्क्वायर कितना है? 16। 16 माइनस, हाँ ऑप्शन डी आंसर है इसका, इतना ही। ऑप्शन ए है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका आंसर बेटा, बताती हूँ क्यों। 40 इंटू 4 अपॉन 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब 160 अपॉन 144, करना कितना आएगा? है ना, अगर मैं काटा पीटी कर दूंगी इधर, 16 से कट हम जाएगा, 10 ये बाय 9 आएगा। 10/9 आ जाएगा ना, 16 से ही कट जाएगा, 10/9 आपके पास आंसर आएगा वोल्ट पर माइक्रोमीटर। और ये पॉजिटिव आ रहा है ना बेटा, यस मैम। तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा ना, एक्स डायरेक्शन में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस केस। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। एक और क्वेश्चन करवाऊं या काफी है इतने? करा दो मैम। दो भी तो टाइम। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन देखना, इसको कैसे करेंगे। गिवन क्या है? गिवन क्या है बच्चों? It is given to us that a charge plus q is fixed at each of the points x0, 3x0, 5x0, so on and so forth. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बना दिए मैंने फॉर एग्जाम्पल। दिस इज x0, 2x0, 3x0, 4x0, 5x0, 6x0, 7x0, 8x0। आपको बोला क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज आपका प्लस क्यू इज फिक्स्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट्स x0, 3x0, 5x0, 7x0 and so on. So a positive charge is placed at these points and so on and so forth till infinity. This is continuing. Then it is also given to you that a negative charge is fixed on each of the points x is equals to 2x0. अब यहाँ पर बेटा आपका नेगेटिव चार्ज फिक्स कर दिया है, यहाँ पर भी आपका नेगेटिव चार्ज फिक्स कर दिया है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आपका फिक्स्ड है। Here also you are having a negative charge, so until infinity this is happening. So you have to tell me कि अगर आपका what is the potential basically due to at the origin due to the above system of charges. ठीक है, पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू द अबव सिस्टम ऑफ चार्जेस एट द ओरिजिन, दैट इज व्हाट यू गाइस हैव टू टेल मी। ये आपका ओरिजिन है, तो कर सकते हैं कैलकुलेट यस मैम, एक सेकंड करके बताओ क्या आएगा। ट्राई टू कैलकुलेट इट।
ठीक है बच्चों, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज देखो। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर होता है ना, तो के क्यू, क्यू अगर मैं कॉमन ले लूं तो पहला मेरा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा मेरा नेगेटिव चार्ज है 2x0 पे, फिर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, फिर से एक नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर से पॉजिटिव चार्ज है। मैम आपने x नॉट की जगह एप्सिलॉन मैंने देख लिया 1/3x0, और ये नेगेटिव ही है ना 1/4x0 प्लस 1/5x0 and so on and so forth till infinity. So basically what I'm having my potential as is kq upon x0. I'm having the potential as 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 plus 1/5 and so on and so forth. तो बच्चों यहाँ पर ना एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, वो आप लोगों के काम आएगा। लॉग जो होता है, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग की एक सीरीज आती है हमारे पास। वो सीरीज क्या होती है, ln of 1 plus x is equals to what, x minus x square upon 2 plus x square upon 3 minus x raised to 4 upon 4 and so on and so forth. ठीक है, इसी तरीके से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सीरीज और है, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। साइन एक्स की भी एक इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। साइन एक्स की क्या होती है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। cos x की भी होती है। cos x की क्या होती है, यहाँ पर साइन में आपकी ऑड टर्म्स आई हैं 1 3 5 7, cos x में आपकी सारी पॉजिटिव इवन टर्म्स आती हैं। सो वी विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक लास्ट सीरीज और वैसे काम नहीं आती, बट ठीक है नोट कर सकते हो, e रेज टू x की होती है ये। तो e रेज टू x की सीरीज क्या बोलती है, x रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल मतलब 1 प्लस x रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके की कोई भी अगर आपकी सीरीज आए तो वो आपको रिकॉग्नाइज करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी एक सीरीज जो बन रही है वो लॉग के टर्म्स में बन रही है ना, 1/3। तो लॉग में x की क्या वैल्यू हो रही है, 1 1 है ना। सो दिस इज टेलिंग मी व्हाट, इफ आई एम एडिंग अ पेज, दिस इज टेलिंग मी दैट पोटेंशियल इज नथिंग बट के क्यू अपॉन एक्स नॉट, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1, 1 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस 1 लिख दिया, मतलब के क्यू अपॉन एक्स नॉट ln 2। तो अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू भी प्लग इन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, q ln 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा ये ऑप्शन बी सही आ रहा है। इज इट ओके? मैं एक बार वो सीरीज वाली हाँ शीट दिखा सीरीज दूं। वाला पेज देख लो। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, मेजरली आप लोगों के यही काम आती है, तो इसको देख लो। ठीक है, बाकी कुछ खास काम नहीं आता। बाकी यूजुअली जैसे हमने एक क्वेश्चन इसका कॉन्सेप्ट का कर लिया था जिसमें आपकी इनफाइनाइट जीपी बन रही थी, अब यहाँ पे आपकी जीपी नहीं बन रही, बट यहाँ पे आपकी जो सीरीज बन रही है वो इनफाइनाइट सीरीज बन रही है ln 1 प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह वाली टर्म की। तो ये भी आई थिंक आपके मैथ्स के किसी चैप्टर में या तो फिर आ चुका या फिर आने वाला होगा। में शायद लिमिट्स में है। हाँ मतलब उस मतलब इसके किसी ना बाद किसी एक चैप्टर में आएगा। एक्सपोनेंशियल वाला है मैम, एक्सपोनेंशियल वाला है बस। मतलब आएगा यार, ये किसी ना किसी चैप्टर में ये सारी सीरीज आएंगी आपकी साइन की कॉस की। मुझे पता नहीं वो बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में आए शायद आपका, अगर वो ऑलरेडी हुआ है या फिर ना हुआ हो। आता तो है ये मैथ्स में, तभी ना आप लोगों के से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, नीट में इतने नहीं आते हैं। तो इतना ही करेंगे, इसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, वो मैं इसी पीडीएफ में ऐड करके आप लोगों को भेज दूंगी ताकि एक बार आप प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, वो भी सिंपल क्वेश्चंस हैं, फोर्स निकालनी है, एक गॉस लॉ का क्वेश्चन है, एक पोटेंशियल एनर्जी का, एक शेल वाला है, इस तरीके से 3-4 क्वेश्चंस हैं, तो सॉल्व कर लेंगे। मैम इसके बाद इसका आंसर भी दिखा देना। किसका, इस वाले का? ये कर लिया नोट डाउन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये मैम इसका आंसर है। पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो
भेज देना थोड़े बहुत। ठीक है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक, ठीक है वो भी भेज दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। एक ना मैं आपको असाइनमेंट ही मैंने भेजा ना, वो देखा आप लोगों ने, या फिर ग्रुप पे भेज देती हूँ, चलो यहाँ से तो मैसेजेस डिलीट हो जाएंगे अगर मैं भेजूंगी तो। ग्रुप पे ना मैं एक दो लिंक आपको और भेज दूंगी, उसके अंदर क्वेश्चंस अच्छे हैं, वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस थोड़े से उठाए भी हैं, उसमें प्रीवियस ईयर्स भी हैं और उसमें थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी हैं, तो वो आप देखना। उसमें कैपेसिटेंस के अलावा मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस के ही हैं, पोटेंशियल के नहीं है, तो एटलीस्ट वो वाला चैप्टर आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। उसमें मेंस के भी हैं, एडवांस के भी हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट डाउन? यस मैम। वेरी गुड, तो खत्म करें क्लास? यस मैम। ऑल राइट, ग्रेट जॉब, गुड जॉब मैम वो एवरीवन। क्वेश्चन का आंसर भेज देना। ठीक है बच्चा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट।